देखिए, अभी हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है? रिग्रेशन। रिग्रेशन, तो रिग्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये मशीन लर्निंग में काफ़ी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो सबसे पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि लीनियर रिग्रेशन दो तरह के होते हैं, ठीक है। सो एक होता है तुम्हारा लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ठीक है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन। सो अब मेरे को ये तो समझ में आया कि दो तरह के होते हैं लेकिन मुझे ये तो बताओ कि लीनियर मतलब रिग्रेशन क्या होता है। रिग्रेशन बेसिकली दो वेरिएबल्स के बीच में, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप को हम बोल सकते हैं रिग्रेशन, ठीक है। रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, ठीक है, टू और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड रिग्रेशन। दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन होगा, उस दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में जो रिग्रेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? रिग्रेशन बोलेंगे। अब एक चीज़ आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि जो हमारा रिग्रेशन है, इसमें जो मैंने बोला दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को हम रिग्रेशन बोलते हैं। तो रिग्रेशन में हमारे दो तरह के वेरिएबल होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा होता है तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा रिग्रेशन में एक ही होगा, जिसको हम y से डिनोट करेंगे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा डिपेंड करता है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर दो वेरिएबल के साथ अगर हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं y का, मान लो दो वेरिएबल है x1 और x2, और इसके साथ मुझे y का कोई रिलेशन निकालना है, तो यहाँ पे टोटल तीन वेरिएबल हुए, जिसमें ये डिपेंडेंट हुआ और ये दोनों इंडिपेंडेंट हुए। तो ये दो या दो से अधिक हो सकते हैं। तो ये कितने भी नंबर ऑफ हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, एक साथ तुम्हारे इन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है ये जो y वेरिएबल है, ये इन सारे वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करे। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रिग्रेशन, ठीक है। सो ये बात है। तो मुझे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप बनाना है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? रिग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, चलो नेक्स्ट बात है। जैसे अगर हम लोग एक चीज़ देखें कि क्या आज हमारे यहाँ पे बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, रेन या नॉट रेन, ये बहुत सारे कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रेन लिखूँ, रेन ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब मुझे ये रेन बारिश होगा या नहीं होगा, ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है? ये तुम्हारा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर सकता है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर सकता है, ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड कर सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि बारिश होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो वेरिएबल है इसको y मान लिए, और ये मान लो हमारा x1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये x3 हो गया, ऐसे जितने भी वेरिएबल्स हैं, और ये हमारा फंक्शन हो गया। सो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ दीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये बहुत सारे हो सकते हैं। सो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स हमारे काम में लग रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं और एक चीज़ देखूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर मुझे किसी पॉलीमर का स्ट्रेंथ निकालना है, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ ए पॉलीमर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ स्ट्रेंथ ऑफ पॉलीमर, ध्यान से देखना चीज़ को, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ पॉलीमर, अगर मुझे किसी भी पॉलीमर का जो है स्ट्रेंथ निकालना है, तो इसके ये किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है? सो सबसे पहले तुम्हारा मान लेते हैं ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ये तुम्हारा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, विस्कोसिटी। और फिर किसके ऊपर डिपेंड करता है? कोई प्रोसेस का जो वेरिएबल है उसके ऊपर, मतलब अदर प्रोसेस वेरिएबल्स जैसा लिखा हुआ है, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ x1 x2 x3, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये y कौन सा हो जाएगा? ये y हो जाएगा तुम्हारा, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये y हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑफ पॉलीमर, x1 हो जाएगा टेम्परेचर, x2 हो जाएगा विस्कोसिटी, x3 हो जाएगा प्रोसेस वेरिएबल। सो इसे हम बोल सकते हैं ये हमारा रिग्रेशन टाइप का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे आपको ये समझ, इनके दो अलग अलग नाम हैं, ठीक है।
सो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इस वेरिएबल का एक नाम है, इसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्स वेरिएबल भी बोल सकते हैं, या हम इसको प्रेडिक्टेड वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप क्या बोलोगे, ठीक। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिग्रेसर वेरिएबल भी बोल सकते हैं, रिग्रेसर वेरिएबल बोल सकते हैं, प्रेडिक्टर वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको क्या बोलोगे, ठीक। समझ में आया? अच्छा, चलो ठीक है। सो जो भी है, अभी नेक्स्ट हम लोग जिसके बारे में देखेंगे वो है तुम्हारा लीनियर रिग्रेशन। ठीक, अब देखो रिग्रेशन में ना दो तरह के हो सकते हैं, बहुत सारे वैसे टाइप्स है। पहला हम जो देखेंगे वो है यूनिवेरिएट रिग्रेशन। तो यार ये यूनिवेरिएट रिग्रेशन क्या है? देखो यूनिवेरिएट रिग्रेशन ऐसे टाइप का रिग्रेशन है जहाँ पे तुम्हारे पास, ठीक है, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, ठीक है। यानी तुम्हारा कुछ ऐसा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वन डिपेंडेंट स्लैश वन इंडिपेंडेंट, ऐसा। और इसका अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल कैसा होगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बस यहाँ पे ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, और ये वाला डिपेंडेंट है। ये बन गया तुम्हारा यूनिवेरिएट रिग्रेशन। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो होता है मल्टीवेरिएट रिग्रेशन, ठीक है। मल्टीवेरिएट का क्या सीन है? मल्टीवेरिएट में यही होता है कि तुम्हारे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी मोर देन वन है और डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी मोर देन वन है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोर देन वन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी बहुत सारे हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी बहुत सारे हैं। तो इसका एग्जांपल कैसा होगा? इसका एग्जांपल कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, मैं इसी कलर से लिखता हूँ यार। मान लो y1 y2 y3, मैथमेटिकली अगर हम ऐसे देखें ये सारे हो जाएंगे तुम्हारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? मान लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी n नंबर ऑफ है, मोर देन वन मैंने यहाँ पे बताया ही है। तो देखो, सो ये देखो, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मल्टीवेरिएट फीचर। यहाँ पे देखो मल्टीपल नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, मल्टीपल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो ये हो जाएगा मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अभी लीनियर और नॉन लीनियर तो मैं बताया, ठीक है। अब देखो सिंपल और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ये और भी है बहुत सारे। सिंपल लीनियर रिग्रेशन, इसका मतलब क्या है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन यानी एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। अब रुको, अब तुम्हें लगेगा ये तो यार मल्टीपल, यानी मल्टीपल डिपेंडेंट और मल्टीपल इंडिपेंडेंट। नहीं, ऐसा नहीं है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन की सही बात है, वन डिपेंडेंट और वन इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही बात है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। लेकिन भैया मल्टीपल जो हो जाएगा, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही रहेगा लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। इसमें तो तुम्हारा एक 1-to-1 हो जाएगी मैपिंग, ठीक है। लेकिन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो वन डिपेंडेंट एंड मल्टीपल इंडिपेंडेंट, ये क्लियर करनी ज़रूरी थी, इसीलिए मैं तुम लोगों को इतना करके बता रहा हूँ। तो इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूँ तो कैसा दिखेगा? एफ ऑफ x1 x2 x3 करते 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 xn, ये हो जाएगा हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। समझ में आ गया होगा? अच्छा, चलो भैया नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो लीनियर रिग्रेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। एक तो मैंने देखा सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे मेथड्स लिख देता हूँ लीनियर रिग्रेशन के। यहाँ पे मैं लीनियर रिग्रेशन ऐसा करके लिखता हूँ और यहाँ पे मैं मेथड्स जो हैं वो लिख देता हूँ, ठीक है। एक एक करके सारे मेथड्स देखेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो लीनियर रिग्रेशन में सबसे पहला वाला जो मेथड है वो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मेथड है। दूसरा है तुम्हारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का एक मेथड हो गया, ठीक है। सिंपल हो गया, मल्टीपल हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है वो है लेसो रिग्रेशन। चौथा और एक हो जाएगा रिज रिग्रेशन, ठीक है। लेसो रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन। और एक होता है पार्शियल लीस्ट स्क्वायर, ठीक है, PLS पार्शियल लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन, लेकिन इसका यूज़ हम उतना करते नहीं है, ठीक है। ये हो गया लीनियर रिग्रेशन का। एक काम करता हूँ मैं, इसको कुछ इस तरह से करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ
लीनियर रिग्रेशन ऐसे। क्यों, अब इस साइड में मैं नॉन लीनियर रिग्रेशन के भी मेथड्स तुम्हें दिखाने वाला हूँ। ठीक, ये हो गया लीनियर रिग्रेशन के मेथड्स। और अगर मैं अभी नॉन लीनियर रिग्रेशन के भी अगर तुम्हें मेथड्स दिखाऊं, ठीक है, तो वो भी तुम देख लो एक बार। तो सबसे पहले आता है पॉलिनोमियल रिग्रेशन, जो कि मैंने तुम्हें कुछ देर पहले ही बताया था। पॉलिनोमियल रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन कैसा दिखता है मैं वो भी तुम्हें दिखा देता हूँ, चिंता मत करो। नेक्स्ट जो होता है स्प्लाइन रिग्रेशन, ठीक है, स्प्लाइन रिग्रेशन। और तीसरा होता है एक तो न्यूरल नेटवर्क का रिग्रेशन, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स। वैसे न्यूरल नेटवर्क्स हमारे सिलेबस में है नहीं, अब अगर होता तो मैं तुम्हें बता देता। इसमें एलएसटीएम वगैरह में जब हमारा बैक प्रोपगेशन का फंक्शन होता है वो नॉन लीनियर रिग्रेशन में होता है। खैर कोई बात नहीं। सो पॉलिनोमियल रिग्रेशन कैसा दिखता है देखो, अगर मैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन का मैथमेटिकली दिखाऊं, पॉलिनोमियल रिग्रेशन मैथमेटिकली कुछ ऐसा दिखता है। एक पॉलिनोमियल तो रहेगा, ये तो हमें समझ में आ गया। अब दिखता कैसा है, ये देखिए, y इक्वल टू बीटा 0 एक्स टू द पावर 0 प्लस बीटा 1 एक्स टू द पावर 1 प्लस बीटा 2 एक्स टू द पावर 2, ऐसे करते करते बीटा n एक्स टू दी पावर n। तो यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल तो हो ही रहा है, लीनियर तो है नहीं। देखिए सेकंड ऑर्डर टर्म है, फर्स्ट ऑर्डर टर्म छोड़ दीजिए, nth ऑर्डर टर्म तक है, तो ये तो भैया पॉलिनोमियल रिग्रेशन हो गया, ठीक है। सो ये बात है, ऐसा दिखता है तुम्हारा पॉलिनोमियल रिग्रेशन। अब देखिए रिग्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए रिग्रेशन का प्रोसेस कैसा होता है कि जब भी हम लोग कोई रिग्रेशन का प्रॉब्लम जो भी सॉल्व करते हैं या जब हम लोग रिग्रेशन मॉडल बनाते हैं उसको हम कैसे चेक करते हैं देखो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिग्रेशन का प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ है रिग्रेशन का प्रोसेस। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग जो प्रॉब्लम है उसको फॉर्मुलेट करते हैं, यानी हम लोग प्रॉब्लम को बनाते हैं, ठीक है, या प्रॉब्लम को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, मॉडल के अंदर उस प्रॉब्लम को फिट करने की कोशिश करते हैं, फिट इन दी मॉडल, ऐसा लिख देंगे चलेगा, मॉडल के अंदर फिट करने की कोशिश करते हैं। फिर एजम्पशंस को हम देखेंगे, एजम्पशंस को चेक करेंगे, हाँ। फिर क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा, एजम्पशन के बाद हमारा जो एजम्पशन था या तो वो सही होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ओके। अब ओके का दो ही आंसर हो सकता है, या तो ओके है या ओके नहीं है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ अगर मेरा ओके है, यस, अगर मेरा ओके है तो हम क्या कर देंगे, मतलब जिस मॉडल में हमने प्रॉब्लम को बैठाया और जो मैंने एज्यूम किया एक्चुअली में अगर मेरा एजम्पशन सही हो गया तो हम क्या कर देंगे, हम अपना एल्गोरिथम स्टॉप कर देंगे। और अगर हमारा एजम्पशन गलत हुआ, ठीक है, अगर गलत हुआ तो हम सीधा वापस स्टार्ट में चले जाएंगे, ये जब नो हुआ। अगर हमारा एजम्पशन अगर गलत है तो हम वापस से स्टार्टिंग में चले जाएंगे। अब सवाल आता है इसके लिए हम कैसे क्या करते हैं। देखिए फॉर्मुलेट करने के लिए, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे, सेट ऑफ वेरिएबल्स जिसमें कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। फिर और क्या करना पड़ेगा, एक फिटिंग मेथड सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, फिटिंग का मेथड हमें सिलेक्ट करना है। अच्छा, और क्या करना है, और कुछ एजम्पशंस हम ले लेंगे, और कुछ स्पेसिफिक एजम्पशंस हम पहले से ही सोच लेंगे कि ऐसा ऐसा हो सकता है, इफ़ आई फिट दिस प्रॉब्लम इनटू आवर मॉडल, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मॉडल में फिट कराते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ये फिटिंग करने के पहले ही हम सोच लेते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग मॉडल में फिट करा के देखते हैं कि क्या सही में ऐसा हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखिए हो गया, अब फिटिंग करेंगे मॉडल में, तो इसके लिए हमें फिटिंग के जो भी मेथड्स हैं, ठीक है, जो फिटिंग के मेथड्स है वो हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये जो मॉडल को एजम्पशन करेंगे, अब देखो हम नेक्स्ट जो करेंगे मॉडल को इवेलुएट करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें मॉडल को जो फिटेड मॉडल है उसको इवेलुएट करने के देखना है कि मेरा जो भी है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सही हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो वापस से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, ओके। अच्छा, अब चलिए थोड़ा सा रियल टाइम में आते हैं। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर जो मेथड है हमारा, उस मेथड को हम देखेंगे, ओके।
तो देखिए मेरा जो OLS मेथड है यानी ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर मेथड, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कैसे ये काम करता है। जैसे देखिए मेरे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक ग्राफ टाइप का है, ठीक है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पे 14 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ये हमारा जो एक्स एक्सिस के बराबर जो लाइन है वो यूनिट्स का लाइन है, और हमारा जो वाई एक्सिस के बराबर का जो लाइन है वो मिनट्स का लाइन है, ठीक है, मिनट्स का लाइन है इस साइड। तो अब देखो यूनिट और कॉल, ठीक है, तो बेसिकली हर एक कॉल यहाँ पे बेसिकली हमें ये कॉल्स का ग्राफ है, ठीक है। तो हर एक कॉल कितने यूनिट ऑफ कॉल कितने मिनट के लिए है ये हमें यहाँ पे एक दिया हुआ है। मतलब मान लो 10 यूनिट्स ऑफ कॉल हैं, ये 5 मिनट के लिए हुआ है, यानी 10 लोग 5 मिनट के लिए बात किए। फिर मान लेते हैं 20 यूनिट्स ऑफ कॉल 10 मिनट के लिए हुआ है, यानी 20 लोग हैं जो 10 मिनट तक बात किए। तो वैसे हमें 14 ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स को मैं फटाक से बना लेता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है, फिर यहाँ पर एक दिया है, मैं यहाँ पे एक एक करके बना देता हूँ, थोड़ा सा धीरज रखिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और कहीं पे गलती हो गई क्या? 12 ऑब्जर्वेशन है, कोई बात नहीं, 12 ही ऑब्जर्वेशन हैं। तो ऐसा है, अब मुझे क्या करना है, मुझे कॉल्स यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, एक मिनट्स है और एक यूनिट्स है। तो मुझे मिनट्स और यूनिट्स के बीच में एक रिलेशन निकालना है बाय एनालाइजिंग दिस पैटर्न, ठीक है। मिनट्स और यूनिट्स के बीच में एक रिलेशन निकालना है बाय एनालाइजिंग दिस पैटर्न। तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लीनियर मॉडल बैठाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले हम लीनियर मॉडल से देखने की कोशिश करेंगे। लीनियर मॉडल, अच्छा यहाँ पे पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पे टोटल वेरिएबल्स 2 ही हैं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल कितना होगा? एक ही होगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना होगा? ये भी एक ही होगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम मिनट्स मान लेते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम यूनिट्स मान लेते हैं, ठीक है। सो अब अगर मैं यहाँ पे एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाने की कोशिश करूँ, सो ये हमारे पास जो जो डेटा पॉइंट्स है, ये हो जाएगा पहला डेटा पॉइंट x1, फिर ये हो जाएगा दूसरा डेटा पॉइंट x2, दिस इज़ द थर्ड डेटा पॉइंट, ये हो जाएगा x4, x5, ऐसे करते करते x6, x7, x8, x9, x10, x11, और ये हो जाएगा x12। 12 डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो अभी मुझे करना क्या है, मुझे अगर मैं यहाँ पे एक लीनियर मॉडल बैठा देता हूँ, ठीक है। सो लीनियर मॉडल हमारा कैसा दिखेगा? अच्छा, तो मैं इनको मिटा देता हूँ एक एक करके। रुक जा। अगर मैं यहाँ पे एक लीनियर मॉडल बैठाता हूँ तो लीनियर मॉडल कैसा दिखेगा हमारा? मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। लीनियर रिग्रेशन मॉडल अगर मैं यहाँ पे बैठाता हूँ, सो मेरा मॉडल कुछ ऐसा दिखना चाहिए। मेरा मॉडल कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अब ये जो बीच यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर से चले गए हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इस लाइन के बहुत दूर हैं। तो ये जो डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट का लाइन से जितना दूर है, मान लो ये इतना दूर है, ये इतना दूर है, उसके बाद ये वाला इतना दूर है, तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एरर। इसी डिस्टेंस को तो हम एरर कहते हैं। किसी भी पॉइंट का मिडिल पॉइंट से जो बेस लाइन है रिग्रेशन का लाइन, उससे जितना डिस्टेंस है उसे ही हम एरर कहते हैं। तो यहाँ पे 12 पॉइंट्स है तो टोटल 12 एरर्स हो सकते हैं। क्या जो भी है हमारा जो लीनियर मॉडल बैठेगा वो कैसा दिखेगा? वो तो भैया हमारा ऐसा दिखेगा कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी एक्स प्लस एरर, ऐसा दिखना चाहिए। ऐसा हमारा लीनियर मॉडल होना चाहिए। सो हमारा लीनियर मॉडल कुछ ऐसा ही है। अब किसी भी पॉइंट के लिए लीनियर मॉडल एट एनी पॉइंट आई अगर मैं देखूँ, एट एनी पॉइंट आई अगर मैं लीनियर मॉडल को बनाता हूँ तो वो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। बस ये हो जाएगा वाई आई, मतलब द डिपेंडेंट वेरिएबल एट ith पॉइंट इक्वल टू ए को हम बीटा 0 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, बीटा 0, और बी को हम बीटा 1 से रिप्लेस कर देंगे। सो प्लस बीटा 1 एक्स आई, यानी पॉइंट आई की बात हो रही है, मतलब एट एनी पॉइंट, प्लस ई ऑफ आई, यानी ith पॉइंट का एरर भी मुझे देखना है। सो एरर एट पॉइंट आई, ये हो जाएगा हमारा एट एनी पॉइंट आई। अगर मुझे वाई आई का वैल्यू कोई पूछे, सो ये हो जाएगा वाई आई इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 एक्स आई प्लस एरर आई, यानी एरर एट दैट पॉइंट आई। समझ में आया?
अब एक चीज़ आप देखो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई एरर है। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ बताओ, किस वेरिएबल में एरर है? क्या डिपेंडेंट वेरिएबल में एरर है, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एरर है, या किसी भी वेरिएबल में एरर नहीं है? क्या तुम मुझे ये पहले बता पाओगे, इसमें एरर है या इसमें एरर है? सोच के बताओ। तो इसका जो सिंपल आंसर है वो, अगर मैं इक्वेशन को देखूं तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये वाला कौन सा वेरिएबल है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। अच्छा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, एरर का फॉर्मूला पहले मुझे ये बताओ, एरर का फॉर्मूला पहले मुझे बताओ। एरर का फॉर्मूला यही होता है ना, प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, यही तो हमारा एरर होता है। सो अगर मैं ऐसा लिखने की कोशिश करूं कि, अगर मैं ऐसा लिखने का कोशिश करूं, वाई आई माइनस बीटा ज़ीरो माइनस बीटा वन एक्स आई इक्वल्स टू एरर ऑफ आई, तो ये हमारा कौन सा वेरिएबल है? ये हमारा कौन सा वेरिएबल है बताइए? ये तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है भैया। सो अगर मैं इसको अगर वाई आई को अगर मैं वाई मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए, और ये जो बाकी का है इसको वाई कैप मान लेता हूँ, तो कैसा दिखेगा ये? वाई माइनस वाई कैप इक्वल टू एरर ऑफ आई। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मेरे को एक चीज़ तो समझ में आ गया कि डिपेंडेंट वेरिएबल में एरर है, राइट। डिपेंडेंट वेरिएबल में एरर है। सो यहाँ पे वही सवाल है कि एरर इन डिपेंडेंट वेरिएबल। हम्म 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 यहाँ पे मुझे बताओ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स, ये हो रहा है इवेल्युएशन। अब क्या होगा, ये तो हमारा एरर हो गया। अब अगर मुझे कोई सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स निकालने को बोले तो हम क्या करेंगे? तो बस हमें ई आई का स्क्वायर करना है ना। सो देखिए मेरा क्या था, वाई आई माइनस बीटा ज़ीरो माइनस बीटा वन एक्स आई। अगर ये हमारा एरर एट ith पॉइंट है, तो अगर मुझे इस एरर का स्क्वायर करना है तो मैं ई आई का स्क्वायर ऐसे लिखूंगा। सो ये कितना आएगा, वाई आई माइनस बीटा ज़ीरो माइनस बीटा वन एक्स आई का होल स्क्वायर। सिंपल सी तो चीज़ है। अब मुझे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर चाहिए, मतलब सारे डेटा पॉइंट्स में ही तो एरर है, ऐसा तो नहीं। अब मान लो अगर किसी डेटा पॉइंट में एरर ज़ीरो भी है, तो ज़ीरो को भी हम लोग एज एन एरर तो ट्रीट कर ही सकते हैं, हाँ मतलब नो एरर, लेकिन फिर भी इसका नो एरर का मतलब क्या है, ज़ीरो। तो सम ऑफ ऑल द एरर्स, अगर सारे डेटा पॉइंट्स का अगर मैं एरर देखूँ, सम ऑफ ऑल द एरर्स का स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई आई माइनस बीटा ज़ीरो माइनस बीटा वन एक्स आई इसका होल स्क्वायर, और इसका जो समेशन होगा ये कहाँ से कहाँ तक होगा, टोटल जितने डेटा पॉइंट्स है। सो आई इक्वल्स टू 1 to n, अगर मैं मान लूँ कि टोटल n नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं। सो ये हो जाएगा हमारा, ठीक। ये तो हमें समझ में आ गया। अब अगर मुझे ये पूछा जाए, अब मुझे करना क्या है, मुझे बस इस एरर को मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। अब मेरा काम है, ये जो स्क्वायर ऑफ एरर है इसको क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। बस यही तो मेरा काम है, मिनिमाइज़ द एरर, बस। अब मिनिमाइज़ कैसे करोगे आप? इसके लिए सबसे पहले आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, फिर इसको ज़ीरो के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, बीटा ज़ीरो और बीटा वन, तो आपको पहले बीटा ज़ीरो के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर बीटा वन के रेस्पेक्ट में करना है। उसके बाद आपको दोनों को ज़ीरो के साथ इक्वेट करते हुए बीटा ज़ीरो और बीटा वन के कोएफिशिएंट्स निकालने हैं। सो उस तरह से आपको करना है। तो आप उनको जब करोगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, बीटा ज़ीरो का कैप, अगर मैं बीटा ज़ीरो की बात करता हूँ, वो हो जाएगा वाई बार माइनस बीटा वन का कैप एक्स का बार। ये हो जाएगा बीटा ज़ीरो का वैल्यू, इसको याद रख लेना, ठीक है। और बीटा वन, ऐसा नहीं होगा कि बीटा वन इक्वल्स टू, हाँ बीटा वन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल, इसको याद रख लेना, ये हो जाएगा बस एस ऑफ एक्स वाई बाई एस ऑफ एक्स एक्स। अब मैंने ये तुम्हें पढ़ाया था, एक पिछले वीडियो में ही पढ़ाया था, एस एक्स वाई को हम कैसे लिखते हैं, सैम्पल वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में, और एक्स एंड एक्स क्या, सैम्पल वेरिएंस ऑफ एक्स। तो इसको हम कैसे लिखते थे, एस ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है ना, एक्स और वाई,
तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक ही समेशन लेना है, i इक्वल्स टू 1 to n, यहाँ पे हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, मीन का स्क्वायर, ठीक, प्लस वाई आई माइनस वाई बार इसका स्क्वायर, ठीक, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए सब एक्स एक्स, इसका क्या लिखेंगे, सेम चीज़ है, आई इक्वल्स टू 1 to n, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल में तो एक ही बार लिखेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सिंपल। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपका मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, ठीक है। सो बस ऊपर का इन दोनों का तुम्हारा हाईएस्ट ऑर्डर टर्म स्क्वायर में होना चाहिए और इसका नीचे का भी हाईएस्ट ऑर्डर टर्म स्क्वायर में होना चाहिए, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है। सो ये हो जाएगा आपका बीटा आई, बीटा 1 का क्या, ये याद रख लेना बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या देखना है, मुझे गुडनेस ऑफ फिट को भी टेस्ट करना है, ठीक है। मैं क्यों गुडनेस ऑफ फिट को टेस्ट करना है वो भी मैं बता देता हूँ, टेंशन मत लो। तो देखो गुडनेस ऑफ फिट इसको भी मेज़र करना है, तो गुडनेस ऑफ फिट हम कब मेज़र करते हैं, देखो ये रिग्रेशन का जो मैंने दिखाया था ये वाला प्रोसेस, इसमें जब हमें एजम्पशन, ये वाला जो एजम्पशन है, ये हमारा एजम्पशन कितने हद तक सही रहेगा, ये हमें देखने के लिए गुडनेस ऑफ फिट यूज़ करना पड़ता है, GOF यानी गुडनेस ऑफ फिट। ये एजम्पशन कितना हमारा करेक्ट हो सकता है, ठीक है, इसी चीज़ को मेजर करने के लिए हम लोग गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को देखते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ होती है, हम किस इक्वेशन के ज़रिए इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इस इक्वेशन के ज़रिए y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यही तो है। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं वाई आई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स आई। अब y को आप जैसा है वैसे ही रहने दो और a और b को आप बीटा 0 और बीटा 1 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। a और b को आप बीटा 0 और बीटा 1 से रिप्लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा भैया, वाई आई इक्वल टू ए प्लस, सॉरी ए नहीं, गलत कर दिया, बीटा 0 प्लस बीटा 1 एक्स आई, ऐसा है। अब कोई कोई है थोड़ा नौटंकी मार के क्या करता है, इसके ऊपर कैप लगाता है, इसके ऊपर कैप लगाता है, तो वो भी आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा बेसिकली जो इक्वेशन है, अब a प्लस बी एक्स से आप कर दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को हम कैपिटल R स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा जो आउटपुट वेरिएबल है ये कितना डिफर कर सकता है, इसी चीज़ को हम लोग मेज़र करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का यूज़ करते हैं, R स्क्वायर, ठीक है। कि हमारा जो आउटपुट वेरिएबल है ये कितना मतलब डिफ़र कर सकता है, ये हम इनपुट वेरिएबल के थ्रू जान सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली आपको आर्स पर क्या बोला मैंने, द इनपुट वेरिएबल ये बता सकता है कि आउटपुट वेरिएबल कितना मतलब वेरी कर सकता है। द इनपुट वेरिएबल कैन से, ऐसा मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, कैन से हाउ मच the output variable can differ, how much the output variable can differ, ये हमारा आउटपुट वेरिएबल कितना डिफरेंट हो सकता है, ये हमारा इनपुट वेरिएबल बता दे सकता है। और ये कैसे बता देता है, R स्क्वायर टेस्ट के थ्रू ये बता सकता है कि आउटपुट वेरिएबल कितना वेरी कर सकता है, ठीक है, आउटपुट कितना वेरी कर सकता है ये इनपुट बता सकता है। सो ये इसको मेज़र करने का एक फार्मूला भी दिया गया है, ठीक है। सो ये फार्मूला आपको याद रखना है, याद नहीं रख पाओगे तो वीडियो को 2 बार देख लेना। तो R स्क्वायर निकालने का जो फार्मूला है ये कोएफिशिएंट है एक तो, सो ये बेसिकली 1 माइनस क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई आई का जो कैप है ये इसका होल स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई का बार उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा क्या है, ये वाई आई क्या है, ये है हमारा एक्चुअल वैल्यू, और वाई आई का क्या है, प्रेडिक्टेड वैल्यू। ये क्या है हमारा एक्चुअल वैल्यू और ये क्या है मीन। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें लिख देता हूँ, ठीक है।
वाई आई कैप क्या है तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू, वाई आई कैप क्या है, ये है तुम्हारा प्रेडिक्टेड वैल्यू जो कि तुम प्रेडिक्ट किए हो। अच्छा, वेरी गुड। और ये वाई बार क्या है, ये तो हमारा सिर्फ और सिर्फ मीन है। सो ये आपको याद रखना है। अब ये आर स्क्वायर के बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। अब यही तुम्हारा फिटिंग को डिनोट करता है, यही तुम्हारा फिटिंग को डिनोट करता है, ठीक है। सो आर स्क्वायर के बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, आर स्क्वायर का वैल्यू अगर हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। आर स्क्वायर का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारा 0 है, इसका मतलब क्या है, आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 है या 0 के क्लोज है, इसका मतलब हमारा जो फिटिंग है वो पुअर है, ठीक है। अगर आर स्क्वायर का वैल्यू क्लोज टू 0 है तो इसका मतलब अच्छा एल्गोरिदम नहीं है, या लीनियर रिग्रेशन के लिए जो हमने लीनियर मॉडल बनाया वो लीनियर मॉडल अच्छा नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लीनियर मॉडल इज़ नॉट गुड, ठीक है। अच्छा, अगर अगर आर स्क्वायर की वैल्यू क्लोज टू 1 है या 1 है, ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू 1 है या उसके क्लोज है, तो इसका मतलब है कि गुड फिट। गुड फिट यानी जो हमारा मॉडल है एकदम बढ़िया धांसू मॉडल है, जो लीनियर मॉडल हमने बनाया है वो बहुत ही धांसू मॉडल है। लीनियर मॉडल इज़ ओपी, ओपी नहीं लिखूंगा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया मॉडल है। लीनियर मॉडल में किसको बोल रहा हूँ, जो लीनियर इक्वेशन है ना, y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 एक्स आई, इसी मॉडल को हम क्या कहते हैं, लीनियर मॉडल, ठीक है। इस इक्वेशन को ही हम मॉडल कहते हैं, ठीक है। सो ये बात है, हमारा गोल यही होता है कि हमारा जो एरर होगा वो सबसे मिनिमम होगा, ठीक है, और कुछ नहीं। सो ये बात है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे अब एक चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि कभी कभार जो है हमें ना आर स्क्वायर की जो वैल्यू है इसको एडजस्ट करना पड़ता है। कभी कभार हमें आर स्क्वायर के वैल्यू को एडजस्ट भी करना पड़ सकता है। अब तुम बोलोगे क्यों, क्योंकि मान लो अगर हमारे पास कुछ ऐसा मॉडल है जिसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे कभी कभार जो है प्रेडिक्टर्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक ही चीज़ है, ठीक है। प्रेडिक्टर्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। सो अब मेरा यहाँ पे बात क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा मॉडल है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मान लो 30 हैं, x3 x4 ऐसे करते करते मान लो 30 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो ये मॉडल तो भैया काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मॉडल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड मॉडल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये मॉडल कॉम्प्लिकेटेड मॉडल हुआ तो इसको हम तो कभी लीनियर रिग्रेशन से फिट करा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन तो एक ऐसा वेरिएबल होगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि हम जो जब इसको डेटा पॉइंट में पॉइंट करेंगे तो वो भी कुछ ऐसा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट, बात सही है। तो अगर हम इसको प्लॉट करने की कोशिश किए, यहाँ पे इतने सारे अगर वेरिएबल्स हुए, ठीक है, और एक ही वेरिएबल हुआ, एक ही तुम्हारा क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, सो ये तो भैया कुछ ऐसा दिखेगा हमारा इक्वेशन y इक्वल टू, अगर मैं इसको पॉलिनोमियल रिग्रेशन से भी करने की कोशिश करता हूँ तो ये ऐसा दिखेगा, y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 टू दी पावर 1 प्लस बीटा 2 x2 टू दी पावर 2 प्लस ऐसे करते करते बीटा 30 x30 टू दी पावर 30, कुछ ऐसा दिखेगा। सो आप समझ पा रहे हैं ये मॉडल कैसा होगा, ऐसा 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 ऐसा, मतलब पता नहीं कैसा होगा। तो इसको अगर हम लोग फिटिंग करने की कोशिश करेंगे, अगर ऐसे मॉडल को अगर मान लो यहाँ पे ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, यहाँ पे हर जगह पे तुम्हारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग फिटिंग करने की कोशिश किए तो ये ओवर फिटिंग हो जाएगा। अगर सारे डेटा पॉइंट्स को एक ही लाइन से फिट करना है तो ये ओवर फिटिंग हो जाएगा। और अगर हमारा ओवर फिटिंग हो गया तो ओवर फिटिंग होने से क्या होगा कि अगर हम नया डेटा सप्लाई देंगे तो उसमें वो अच्छा प्रेडिक्शन नहीं दे पाएगा। अगर ओवर फिटिंग हो गया, अगर ओवर फिटिंग हो गया तो अगर हम लोग नया डेटा सप्लाई किए, मान लो कोई एक एल्गोरिदम है, वो मान लो हमारा डेटा पॉइंट कुछ ऐसा है, ठीक है, यह ध्यान से देखना ये वाला चीज़। अगर मान लो हमारा डेटा पॉइंट कुछ ऐसा और हमने एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया या एक ऐसा इक्वेशन लिखा जो कुछ इस तरह से जा रहा है, तो ये एकदम गंदा है, ये एकदम गंदा है। क्यों? क्योंकि ये इस पूरे डेटा पॉइंट्स को याद कर लेता है। ये क्या कर लेता है? याद कर लेता है, मेमोराइज कर लेता है। तो इसका जो इक्वेशन होगा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होगा। यहाँ पे कितना डिग्री का इक्वेशन होगा? 1 कर्व, 2 कर्व, 3 कर्व, 4 कर्व, 5 कर्व, मान लेते हैं 6 कर्व। तो ये x⁶
ये 6 डिग्री का इक्वेशन होगा। तो ये पूरी मॉडल को याद कर लेगा। इससे क्या होगा कि अगर मान लो नेक्स्ट हमने कोई एक डेटा पॉइंट दिया जो कि मान लो यहाँ पर है, तो ये उसको प्लॉट नहीं कर पाएगा कि वो क्योंकि ये तो इस चीज़ को याद कर लिया है। अब इसको अगर यही सेम चीज़ अगर मैंने प्लॉट करने को दिया तो ये कर देगा, लेकिन अगर मैं अचानक से कोई एक नया पॉइंट कहीं पे भी दे दिया तो वो उसको पॉइंट नहीं कर पाएगा, वो उसको आउटलायर बना देगा। सो अगर ऐसा होता है तो उसे हम ओवरफिटिंग कहेंगे, ठीक है, उसे हम ओवरफिटिंग कहेंगे। तो ओवरफिटिंग अच्छा नहीं है, इसीलिए अगर हमें अब देखो अगर कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है तो ओवरफिटिंग होगा ही होगा। तो इसीलिए अगर मुझे ओवरफिटिंग को रोकना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो तभी मुझे जो है आर स्क्वायर की वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ेगा, आर स्क्वायर की वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ेगा, वो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, उसके लिए आर बार का स्क्वायर हम लिखते हैं, इसे हम बोलते हैं एडजस्टेड वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस समेशन ऑफ एक्चुअल वैल्यू माइनस जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है उसका स्क्वायर, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस के माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ जो एक्चुअल वैल्यू है वो माइनस जो मीन है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे k क्या है, n तो हमें समझ में आ गया, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, y i है एक्चुअल वैल्यू एट पॉइंट i, y i क्या है प्रेडिक्टेड वैल्यू एट पॉइंट i, y i यहाँ पे भी एक्चुअल वैल्यू एट पॉइंट i, और y बार है मीन ऑफ द डेटा सेट, ठीक है, बहुत सही। अब k क्या है, k है तुम्हारा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स। मैं सीधा इजी लैंग्वेज में लिखता हूँ, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो ये है हमारा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो इसका थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि अगर हमारा मॉडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो आर स्क्वायर की वैल्यू 0 या 1 से एक्सीड ना हो जाए, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको एडजस्ट कर देते हैं ताकि मॉडल जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो ना क्यों, ठीक है, जितना भी ओवरफिटिंग हो उससे कोई आता जाता नहीं है। आर स्क्वायर का जो वैल्यू है या आर बार का जो वैल्यू है इसका वैल्यू भी तुम्हारा 0 और 1 के बीच में ही रहना चाहिए, इसीलिए हम इसको k से डिवाइड कर देते हैं, यानी टोटल जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। समझ में आया। सो ये बात है। अभी हमें बस ये देखना है कि इसको हम लोग R में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, R कोड R में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सो मान लो अगर हमारे पास कुछ ऐसा है, दो वेरिएबल्स के बीच में अगर मुझे लीनियर रिग्रेशन बनाना है, सो अगर मान लो कुछ ऐसा है, अरे यार ऐसा कुछ है, ठीक है, अगर हमारा लीनियर रिग्रेशन ऐसा है, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है यूनिट्स, ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कॉल्स नहीं मिनट्स, यहाँ पे मिनट्स है और यहाँ पे यूनिट्स है। मुझे इनके बीच में लीनियर रिग्रेशन निकालना है, तो आर का कोड क्या होगा, कुछ नहीं, बस आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एल एम, ठीक है, एल एम यानी लीनियर रिग्रेशन, एल आर होना चाहिए था बट पता नहीं क्यों एल एम लिखते हैं ये लोग, ठीक है, ब्रैकेट में। अब आपको लिखना है फॉर्मूला, आपको जो फॉर्मूला है वो लिख देना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, मिनट्स माइनस यूनिट्स, ठीक है, ऐसा आप लिख दो लीनियर रिग्रेशन के लिए। फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मिनट्स, फिर एक ऐसा साइन, मतलब इन दो वेरिएबल्स के बीच में आपको लीनियर रिग्रेशन करना है, तो पहले एल एम लिखोगे, फिर फॉर्मूला, फिर आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आप लिखो, और उसके बाद एक ऐसा ये वाला साइन देना, उसके बाद आपको लिखना है यूनिट्स, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको लिखो। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, फिर इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल, और फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपको ऐसा लिखना, और फिर एंटर मारोगे तो और ये सब लीनियर रिग्रेशन वो खुद से ही बना के दे देगा। सो यही था आज के इस वीडियो में, और तो मुझे लग नहीं रहा है कि और एक्स्ट्रा कुछ है। सो अगले वीडियो में हम लोग किसी और अच्छे टॉपिक में जाएंगे, मॉडल असेसमेंट के बारे में जाएंगे, वेरिएंस जो भी चीज़ें हैं वो करेंगे। तो कीप वॉचिंग और इसको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।